क्वेश्चन है दैट इज व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। एग्जाम पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, जेईई मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। हमें पता है HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 हमने ले लिया है और ये क्या होते हैं, दीज आर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, वो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज NO2 प्लस, या इसको लिख सकते हैं हम लोग दैट इज O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द प्लस। नाइट्रेटिक मिक्सचर में एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये HNO3 और H2SO4 है, तो प्यारे बच्चों मैं यहीं पे बता देना चाह रहा हूं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 में HNO3 जो है वो इसमें बेस की तरह बिहेव करता है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपके सामने एसिड की तरह बिहेव करता है। हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है दैट इज नाइट्रोनियम आयन। प्यारे बच्चों अब यहां देखो दो रिंग हमारे सामने हैं, अगर दो रिंग है हम इसको आपके सामने बनाते हैं, आप देख सकते हो एक बेंजीन रिंग आपके सामने यहां पर है, दूसरा यहां पे मैंने लिख दिया है दिस इज द NH, यहां पे आपके सामने है CO और यहां पर भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि इधर देखो ये जो बेंजीन रिंग है इस पे NH का क्या लग रहा है, +M इफेक्ट लग रहा है, लेकिन इस रिंग पर जो है वो पोलर पाई बॉन्ड CO का -M इफेक्ट लग रहा है। -M इफेक्ट लगने के कारण इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस रिंग के कारण बनेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वह रिंग ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। और यह जो आपके सामने मैकेनिज्म चलने जा रही है SEAR, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें इतना तो क्लियर हो चुका है कि हमारा फोकस इस रिंग पर रखना है, हमारा फोकस इस रिंग पर नहीं रखना है। तो NO2 को इस रिंग पर जुड़ना है। NH+M है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके आर्थो पर भी जुड़ सकता है, पैरा पर भी जुड़ सकता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा के कारण बनेगा ड्यू टू स्टीयरिक रीजन। तो आप देख सकते हैं हमें NH से जुड़े हुए रिंग की बात करना है, ये वाला इसके कारण NO2 इधर जुड़ गया, हमें इसकी बात नहीं करनी है, ध्यान समझना बेटा। दूसरी बात NO2 CO की तरफ जुड़ा है, इसकी बात नहीं करनी है। NH वाले रिंग की तरफ NO2 जुड़ा है लेकिन आर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, ये कहां पे जुड़ गया है, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये आर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पर जुड़ा है, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड हो गया अपना आंसर, बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए साहब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एमाइंस, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेजर में, लेकिन तब ऑप्शन का कॉम्बिनेशन अलग था। आज ऑप्शन का कॉम्बिनेशन अलग है लेकिन सोच वही है। बेटा मैं बार बार एग्जाम के करीब आ रहा है फिर भी इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया ताकि आप गलती कतई ही ना करें, क्योंकि जब भी एमाइन की बात आती है तो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा रुको, सोचो, देखो क्या कह रहा है। उसने एक्वस फेज और गैसियस फेज की बात करी है, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं कि अगर आपके सामने गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात होती है प्यारे बच्चों, तो आपके सामने जो आंसर आता है वो किसके थ्रू आता है, वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आता है। एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू +I, और उससे जो आपका आंसर निकलेगा 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री जो है ये 3 डिग्री अमाइन को रिप्रेजेंट करता है, 2 डिग्री अमाइन ये 1 डिग्री अमाइन, और अमोनिया को हम डिनोट कर दे रहे हैं 0 नंबर। तो जो हमारा ऑर्डर आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1 0 कब आया प्यारे बच्चों, जब गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर एक्वस फेज है, इफ नथिंग इज मेंशन, ऑल्सो इफ नथिंग मेंशन देन कंसीडर एक्वस फेज, अगर एक्वस फेज वो कह देता है या अगर वह फेज के बारे में बात नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट हमें एक्वस मानना है, वहां केवल इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बेटा, इवन दैट मोर देन वन फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट भी, सॉल्वेशन फैक्टर जो कि H बॉन्डिंग के कारण हो रहा है वो भी, और स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर वो भी, तीनों मिलकर रिजल्टेंट बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं।
क्लास में इंडिविजुअली आपने डिस्कस किया होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट को हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो अगर R इज इक्वल टू मिथाइल है और R इज इक्वल टू इथाइल है, तो जो हमारा आंसर आता है दोनों में 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक और दोनों में अमोनिया सबसे कम बेसिक होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद की अगर हम आपसे बात करते हैं तो अब हमारे सामने 1 and 3 और 3 और n बचा है, 3 और 1 बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम याद करने का तरीका है, मिथाइल और इथाइल में मिथाइल छोटा एल्काइल ग्रुप है, तो छोटे के साथ छोटा नंबर 13 आएगा, बड़े के साथ बड़ा नंबर 31 आएगा। तो 2130 इसका आंसर है, 2310 इसका आंसर है। तो 2 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन, देन अमोनिया जब R इज इक्वल टू मिथाइल है, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन एंड अमोनिया जब R इज इक्वल टू इथाइल है। या फिर हमने मिथाइल से कहा कि हे मिथाइल क्या आप मुझे अपनी डिग्री बता सकते हो? मिथाइल कहता है सर अपनी आंखें बंद करिए और मेरे बारे में सोचिए, मेरे नाम में ही मेरी डिग्री का आंसर है। मैंने कहा कैसे कह सकते हो? कह रहा है देखो ये मेरे पास 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री और 3 डिग्री, पहले 1 डिग्री उसके बाद 3 डिग्री। याद करने का तरीका है केवल जैसे भी आपके दिमाग में जाए, लेकिन स्टेटमेंट एक लाइन और पढ़ लेना। इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन फैक्टर एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 फैक्टर आते हैं। तो जब R इज इक्वल टू मिथाइल देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये आप चीज समझ लेना, ये चीजें NCERT में लिखी हुई हैं, पढ़ना ध्यान से। तो आपके सामने जो आंसर बनता है 2130 मिथाइल के लिए एंड 2310 इथाइल के लिए, आंसर हम लोग टिक करने की राह पर आ चुके हैं। ये एक्वस फेज क्या है? ये है आपके सामने 2, ये आपके सामने है 1 डिग्री अमाइन, ये है 3 डिग्री अमाइन, ये है 0, एकदम सही है। इथाइल में ये 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया, तो यहां हो गया 2130, यहां हो गया 2310, एकदम सही। गैसियस फेज में आंसर होता है चाहे इथाइल हो चाहे मिथाइल हो 3210, एकदम सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑर्डर आर करेक्ट। समझ में आया बेटा? तो चीजें हैं, आपको पता है इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब आपसे गलती होने की संभावना भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपसे पढ़ते हैं, इसको रिवीजन कर लेना। एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है जो कि मैंने आपके सामने लाकर रख दी। व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड? भाई डायरेक्ट आईयूपैक नेम नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आईयूपैक नेम या कॉमन नेम आपसे पहले वो रिएक्शन करवा ले और बनने वाले प्रोडक्ट से फिर आपका जवाब पूछे कि बताओ उसका आईयूपैक नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है। तो व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन? हमारे सामने एसीटोन है। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, हमने लिख दिया आपके सामने दिस इज द एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन उन्होंने सबसे पहले कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया, दैट इज C2H5MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ड्राई ईथर। चलो साहब क्या होगा, इस पर चार्ज कौन सा होता है? माइनस। और ये अपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस पर करेगा अटैक, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूट जाएगा खटैक, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3C, यहां पे हो जाएगा O माइनस, यहां पर बेटा दिस इज द CH3। और अब हम C2H5 को ओपन कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे आईयूपैक नेम लिखना है, इसलिए अभी से हम ओपन करके लिख रहे हैं। हमने इसको लिख दिया CH2CH3 और यहां पे लगा दिया MgBr, Mg प्लस Br। उसके बाद हमारे सामने लिया H3O प्लस, हमने यहां लिख दिया दिस इज द H3O प्लस, या फिर लिख सकता है वो आपके सामने H2O। तो करना क्या है, बहुत आसान है तरीका, यहां पे H लगाओ, यहां पर OH लगाओ और आंसर जो है उसको बनाओ। तो जो आपके सामने फाइनल आंसर बन के आ रहा है दैट इज CH3। यहां बेटा ध्यान सुना, ये C यहां पे क्या है, ये आपके सामने OH, यहां पर आपके सामने है CH3, यहां पर CH2 एंड CH3। लेकिन वो आपसे प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम पूछ रहा है, तो क्या आप इसका आईयूपैक नेम बता सकते हो? नंबरिंग करो बेटा, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। हमने इधर दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 पर मिथाइल और 2 पर ऑल आना चाहिए। 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 4, नहीं साहब ये तो ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो आंसर आप टिक कर सकते हो, आंसर आपका बन चुका है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। आंसर इज द 4, आंसर इज द 4।